Hi friends, how are you all? So I'm back with you people. बहुत टफ हो गया मेरे लिए, सीरियसली बहुत टफ हो गया। एक के बाद चीज़ आती रहती है। फाइनली मुझे लगा 10 मिनट मुझे एक अच्छा सा वीडियो बनाना है। सबसे पहली बात तो इम्पॉर्टेंट ये है कि मैंने डेंगी को बीच में छोड़ दिया था। सो आई वॉन्टेड टू कंप्लीट दिस डेंगी कम्प्लीटली। ठीक, तो उस दिन मैंने आप सबको बताया था कि कैसे डेंगी होता है, यानी कि क्या कॉजेज़ होते हैं और कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं डेंगी को। तो आज जो मुझे बताना था, आई वांटेड टू टेल यू व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ डेंगी, यानी कि इसके जो साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं ये कुछ स्टेजेस में होते हैं, और क्या इसका ट्रीटमेंट है, और क्या डेंगी के लिए कोई वैक्सीन है या नहीं, और अगर है तो किन लोगों के लिए है और कहाँ पर है। मैं आज सुबह न्यूज़ देख रही थी तो आई रेड समवेयर कि डेंगी हमारे देश में अब बहुत ज़्यादा चल रहा है। इन सेवरल स्टेट्स, ऑलमोस्ट दे हैड कोटेड कि 11 स्टेट्स में बहुत ज़्यादा डेंगी के पेशेंट्स आ रहे हैं। सो आई थिंक वी ऑल शुड बी वेरी मच अलर्ट कि कोविड के कहर के बाद कहीं ऐसा ना हो कि डेंगी का एक कहर ही बन जाए। तो केसेस तो अभी काफ़ी आ ही रहे हैं, सो वी हैव टू बी वेरी मच अलर्ट। उसके लिए मैं सारा प्रिवेंशन आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। कॉज क्या है, प्रिवेंशन कैसे है, वो सारी बातें हमने डिस्कस कर ली। सो नाउ लेट्स डिस्कस वन थिंग कि डेंगी किस तरीके से प्रेजेंट करता है, यानी कि क्या साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं। देखिए, डेंगी का इंक्यूबेशन पीरियड 5 to 7 डेज का मान के चलें कि एक बार डेंगी का मच्छर काटने के बाद आपको 5 से 7 दिन के अंदर इन्फेक्शन आ सकता है। तो अगर इन्फेक्शन आएगा तो उसकी 3 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज है फिब्राइल इलनेस, फिब्राइल का मतलब बुखार, कि उस स्टेज में बुखार है। दूसरी स्टेज, जैसे कि नाम खुद बता रहा है, क्रिटिकल स्टेज, यानी कि मरीज किसी क्रिटिकल कंडीशन में जा सकता है। तीसरी स्टेज है कन्वलेसेंट फेज, कन्वलेसेंट का मतलब कि रिकवरी फेज, कि पेशेंट ठीक हो रहा है। तो ये 3 स्टेजेस में डेंगी आ सकता है और आता है। दीज आर द 3 स्टेजेस विच आर मैनिफेस्टेड। अच्छा, अब एक इसको इसी तरीके से बोला जाता है, डेंगी फीवर, डेंगी हेमरेजिक फीवर एंड डेंगी शॉक सिंड्रोम, यानी कि एक सिंपल जो माइल्ड टू मॉडरेट डेंगी है दैट इज नोन एज डेंगी फीवर। फिर अगर क्रिटिकल फेज आ गया डेंगी हेमरेजिक फीवर, और ये हेमरेजिक फीवर अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो गया तो डेंगी शॉक सिंड्रोम, तो पेशेंट शॉक में चला जाएगा। ठीक, सो लेट्स डिस्कस दीज 3 स्टेजेस वन बाय वन। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज फिब्राइल इलनेस। डेंगी का मच्छर काटा, 3 से 7 दिन में आपको बुखार आया। आपको बुखार जो आएगा जाड़ा लग के आएगा, और हो सकता है उस टाइम पे आपका चेहरा बिल्कुल लाल पड़ जाए और आपका जो गला है अंदर से वो बिल्कुल रेड हो जाए। तो आपका फैरिंग्स, आपका चेहरा तमतमाता हुआ लाल होगा, आपको बुखार हाई फीवर आएगा, 102 से 104 तक बुखार हो सकता है। उसके अलावा आपको बहुत सिवियर हेडेक होगा। उसके अलावा आपकी आंख के पीछे, जिसको कहते हैं रेट्रो ऑर्बिटल पेन होगा, यानी कि आंख के पीछे बहुत ज़्यादा दर्द होगा। डेंगी के 3 साइंस होते हैं मेजर: फीवर, हाई ग्रेड फीवर विद हेडेक, रेट्रो ऑर्बिटल पेन यानी कि आंख के पीछे दर्द, और रैशेस। तो आपको रैशेस भी आ सकते हैं। और डेंगी के रैशेस कैसे होते हैं, छोटे लाल रंग के दाने होते हैं जो पूरे शरीर में आ जाते हैं, जो पहले दिन नहीं आएंगे। बुखार जब शुरू हो जाएगा तो उसके 3-4 दिन तक डेंगी के रैशेस आने शुरू हो जाते हैं। तो अगर आपको ये 3 सिम्टम्स दिख रहे हैं तो ये खुद, और आपकी सोसाइटी में, आपके स्टेट में, आपके आसपास डेंगी का बुखार बहुत ज़्यादा चल रहा है, जैसे कि आजकल चल रहा है, तो हमको डायग्नोस करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। वी कैन वेरी वेल ईजिली डायग्नोस कि ये डेंगी का बुखार हो सकता है। तो देखिए, ज़्यादातर 90% लोगों को माइल्ड टू मॉडरेट डेंगी होता है। तो माइल्ड टू मॉडरेट डेंगी जो है वो 1 हफ्ते में, 5 से 7 दिन में मोस्टली ठीक हो जाता है जब आपका बुखार उतर जाता है। लेकिन कई लोगों में क्या होता है
कि धीरे धीरे करके मरीज क्रिटिकल फेज में जाता है। क्रिटिकल फेज में क्या होता है, इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, आपके शरीर में अंदर ब्लीडिंग हो रही है, इंटरनल प्लाज्मा लीकेज हो रही है। तो उस प्लाज्मा लीकेज से क्या होगा कि आपके पेट में भी पानी जमा हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं असाइटिस, आपकी छाती में यानी कि आपके लंग्स में भी पानी जमा हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं प्लूरल इफ्यूजन, जिसके चलते आपको सांस लेने में भी दिक्कत आ सकती है। और धीरे धीरे करके अगर ये चीज़ पकड़ में ना आए या ना पकड़ी जाए तो डेंगू आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम पे भी इफेक्ट कर सकता है, आपके हार्ट पे भी इफेक्ट कर सकता है। इट कैन कॉज मायोकार्डाइटिस, इट कैन कॉज पैंक्रियाटाइटिस, आपके पैंक्रियास पे भी इफेक्ट कर सकता है। एंड डेंगू के चलते लिम्फेडिनोपैथी हो जाएगी, यानी कि जहाँ जहाँ भी आपकी बॉडी में लिम्फ नोड्स हैं उनमें सूजन है, सूजन आ जाती है आपकी शरीर में, तो बहुत ज़्यादा सूजन आ जाती है। और ये क्रिटिकल फेज कब आता है कि जैसे बुखार वाला फेज चल रहा है, वो एक हफ्ते का फेज है, उसी दौरान क्या हुआ कि मरीज़ का बुखार उतरने लगा और उसके साथ एक आधे दिन के अंदर क्या हुआ कि मरीज़ के पेट में बहुत ज़्यादा दर्द, पेट बिल्कुल सूजा हुआ, एसाइटिक, और बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग्स हो रही हैं और बहुत ज़्यादा फटीग, थकावट हो रही है, और ब्लीडिंग, म्यूकोसल ब्लीडिंग, चाहे उसके गम से ब्लीड हो रहा है, चाहे नाक से खून आ रहा है। तो और ब्लड टेस्ट जब हम कराते हैं, ब्लड काउंट कराते हैं, तो ल्यूकोसाइट्स का लेवल गिर जाता है, यानी कि वाइट ब्लड सेल्स गिरने लग जाते हैं और प्लेटलेट काउंट भी गिरने लग जाता है। तो ल्यूकोपीनिया एंड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया एज वेल वी गेट। तो ऐसी सिचुएशन जब आए तो ये वार्निंग साइंस होते हैं विच टेल अस कि मरीज क्रिटिकल फेज में जा रहा है, कहीं ना कहीं उसका प्लाज्मा लीकेज और इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, एंड दिस इज द पेशेंट, नाउ माइंड इट, दिस इज द पेशेंट हु नीड्स एडमिशन इन द हॉस्पिटल। ठीक, तो ये वाली स्टेज 24 से 48 घंटे तक रहती है, लेकिन ये स्टेज बहुत खतरनाक और फेटल हो सकती है। ठीक, अब इस स्टेज के बाद क्या आता है कि मरीज रिकवरी फेज में आ जाता है, जिसको कि हम कहते हैं कन्वलेसेंट फेज। इस फेज में क्या है, ABCD, A फॉर कि मरीज का एपेटाइट बेटर होनी शुरू हो जाती है, B यानी कि उसका जो ब्लड जो पल्स रेट है, पल्स रेट गिरनी शुरू हो जाती है, उसको कहते हैं ब्रेडिकार्डिया। फिर उसकी क्या होती है कि उसको भूख अच्छी लगने लग जाती है, उसका ब्रेडिकार्डिया हो जाता है, उसके जो रैशेस होते हैं वो ठीक होने लग जाते हैं। लेकिन रैशेस ठीक होने से क्या होता है कि पेशेंट विल कंप्लेन। जब मरीज ठीक हो रहा होता है ना, तब वो बोलता है कि मुझे बहुत खुजली हो रही है, तो वो वाले रैशेस जब ठीक होते हैं ना, तो वो उस टाइम पे थोड़ी खुजली करते हैं, तो उसके लिए आप कैलोसॉफ्ट लोशन या सिट्राजिन का इस्तेमाल करेंगे तो आप उससे बिल्कुल निजात पा सकते हैं, आपको ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। दैट इज़ रादर अ गुड साइन। ठीक है, अब जो सेकेंड फेज क्रिटिकल फेज होता है, उसमें एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मरीज़ का BP गिरना शुरू हो जाता है, और क्योंकि लीकेज इतनी ज़्यादा हो गई कि उसका BP गिरना शुरू हो गया और बाकी ऑर्गन्स और टिश्यूज़ में उनको पूरी ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही, तो मरीज़ का BP जब गिर गया और बाकी ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही, तो मरीज़ शॉक में चला गया। हाइपोटेंशन, पॉस्चरल हाइपोटेंशन, यानी कि खड़ा होगा, खड़े होते ही उसका BP गिर जाएगा। तो इससे क्या हुआ, पेशेंट डेंगू शॉक सिंड्रोम में चला गया। तो ये होता है डेंगू शॉक सिंड्रोम। तो ये 3 फेजेस में डेंगू प्रेजेंट कर सकता है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, मैंने पिछली बार भी कहा था कि यू हैव टू कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड। पानी बहुत पीना है, चाहे वो लिक्विड्स किसी भी फॉर्म में हो, आपको लेने हैं। देखिए, इस वायरस के लिए कोई एज सच स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं बना है, लेकिन ये है कि आपको पैरासीटामोल दी जाएगी। NSAIDs या दूसरे ड्रग्स पेन किलर्स हम नहीं देना चाहते, बिकॉज दे कैन लीड टू ब्लीडिंग। हमको ब्लीडिंग नहीं होने देनी और हमको बॉडी को डिहाइड्रेट नहीं होने देना। तो हाइड्रेशन एंड पैरासीटामोल इज द बेस्ट वे।
जब आपको लगता है कि पेशेंट क्रिटिकल फेज में जा रहा है और परेशानी बढ़ रही है और उसको अस्पताल में लेके जाना है, तो अस्पताल में भी बेसिकली यही ट्रीटमेंट चलेगा। द ओनली डिफरेंस वुड बी कि हॉस्पिटल में उसको आईवी लाइन लग जाएगी, तो वो डिहाइड्रेट नहीं करेगा, क्योंकि मरीज का हो क्या रहा है, वो कुछ भी खा रहा है, वॉमिट कर रहा है या खा ही नहीं पा रहा। तो इसलिए पेरेंटल न्यूट्रिशन यानी कि आईवी लाइन लगने से उसको न्यूट्रिशन भी मिलेगा, उसको पानी भी मिलेगा, तो सब कुछ उसको मिलेगा, तो और वो उससे ठीक हो जाएगा। दूसरी चीज़ क्या है कि लोग बोलते हैं कि क्या पपीते के पत्ते खाने अच्छे हैं, तो जी हाँ, आप खा सकते हैं। पपीते के पत्ते का एक्सट्रैक्ट जूस अगर बनाकर लें तो उससे आपका कहीं ना कहीं प्लेटलेट काउंट बढ़ता है। अब अगर आपका प्लेटलेट काउंट 20,000 या उससे भी नीचे आ गया है, तो हो सकता है कि फिर आपको ब्लड प्लाज्मा देने की ज़रूरत पड़े या प्लेटलेट्स देने की ज़रूरत पड़े। तो दैट डिपेंड्स अपॉन द डॉक्टर व्हाट ट्रीटमेंट ही और शी वांट्स टू गिव टू द पेशेंट। सो इधर आपको कहने का मतलब ये है कि इधर आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की भी ज़रूरत पड़ सकती है। फिर बात आती है कि क्या वैक्सीन अवेलेबल है। जी हाँ, वैक्सीन अवेलेबल है कुछ कंट्रीज़ में, लेकिन अभी तक हमारी कंट्री में नहीं यूज़ होती है। बेसिकली वैक्सीन 9 से लेके 9 साल के ऊपर वाले लोगों को यूज़ करी जाती है एंड ज़्यादातर उन लोगों को वैक्सीन दी जाती है जिनमें डर है कि कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए। तो कॉम्प्लिकेशन किन लोगों में हो सकता है? देखिए, एक प्रेग्नेंट औरत अगर डेंगू के साथ ग्रसित है तो उसमें कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। दूसरी, एक छोटा बच्चा जो इन्फेंट है, 1 साल से छोटा बच्चा, तो उसमें कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। ओल्ड एज में कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जिन लोगों को डेंगू की वैक्सीन दी जाती है वो उन लोगों को दी जाती है जो पहले एक बार डेंगू हो चुका है, क्योंकि अगर अब उनको दोबारा डेंगू हुआ तो वो बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, दैट कैन इवन बी डेडली। तो ऐसे लोगों में हम डेंगू की वैक्सीन देते हैं। लेकिन क्यों डेडली होगा? अगर एक बार हो चुका है तो आप लोगों का सवाल उठेगा कि उसको ताउम्र के लिए इम्यूनिटी नहीं मिल गई। जी नहीं, डेंगू के 4 सीरोटाइप्स हैं। अगर आपको एक बार हुआ है तो किसी एक के प्रति आपको पूरी इम्यूनिटी मिली, बाकी 3 के प्रति आपको पूरी इम्यूनिटी नहीं मिली, और वो भी आपको हो सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों, संभल के चलिए। इस टाइम पर हमारी कंट्री में डेंगू काफ़ी चल रहा है, तो जो मैंने प्रिवेंटिव मेजर्स पिछले वीडियो में बताए हैं, काइंडली गो थ्रू देम एंड टेक केयर। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।